Hello, good morning dear students. Today we will talk about future continuous tense. Second part of future tense, future continuous tense. All first we will talk about future continuous tense uses. Future continuous tense के uses कहाँ होते हैं? ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर फ्यूचर में काम चलता रहेगा, कंटिन्यूस जारी रहेगा, वैसी कंडीशन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। अब बात करेंगे इस टेंस की हिंदी पहचान, यानी हिंदी वाक्यों में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। बहुत दीजिए, सिंपल फ्यूचर में क्या था? हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गे, गी आदि शब्द आता। इसके अंदर हिंदी वाक्यों के लास्ट में आएगा। पहचान की बात करते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे आदि शब्द देखने को मिलेंगे। हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इट मीन्स वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह अंग्रेजी क्लास में पढ़ रहा होगा। ये सेंटेंस रहा होगा आ गया, इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगी। अब बात करेंगे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस? ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया वर्ब। सिंपल फ्यूचर में क्या था? शैल और विल। इसमें है शैल बी और विल बी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। शैल बी और विल बी लगने से इसमें चेंज आ जाता है। अब देखेंगे कि शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, विल बी का प्रयोग कहाँ होता है। सिंपल है दोस्तों, बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। सारे टेंसेज आपको फिंगर्स पे क्लियर होने वाले हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक डेली रूटीन में आप इस चीज़ को लाओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। शैल बी और विल बी क्या था? शैल बी एंड विल बी। अब इस हेल्पिंग वर्ब्स की यदि यूजेस आपको डिटेल से पढ़ना है तो पार्ट फर्स्ट जब फ्यूचर का पढ़ा था, यानी सिंपल फ्यूचर पढ़ा था, उस समय इसको डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया था। अभी अपन मोटे तौर पे इसको देखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो उस पर अपन शैल बी का यूज करेंगे, और आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट उसमें आप विल बी यूज कर सकते हो। अब पीछे कौन बच गया? यू, ही, सी, इट, दे और कोई नेम। तो वो सब किस में आ जाएंगे? विल बी के साथ में। मोटे तौर पे ये है। बाकी फैक्चुअल यदि पढ़ना है तो फ्यूचर सिंपल का जो पार्ट पढ़ा था वो डिटेल से बता रखा है। शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, उसमें छोटे से माइनर डिफरेंस भी आपको बता रखे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस टेंस की मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी, यानी अपन इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। इसको जेरेंड बोल सकते हैं और इसको आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये रहेगा इसका इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं
ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। कॉपी में साथ साथ राइट डाउन कर देना। जब फ्यूचर के चारों पार्ट पूरे हो जाएंगे तो फ्यूचर को एक साथ कॉम्बिनेट करके पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं इनको, पॉजिटिव सेंटेंसेज, सरल वाक्य बोल सकते हैं, एफर्मेटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। ऑल फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूल्स एंड पैटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। रूल है, पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ यदि अदर वर्ड हो तो, नहीं तो दैट्स ओके। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि रूल क्या रहेगा इसका, सॉरी उदाहरण कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। हम अंग्रेजी कक्षा में टेंस पढ़ रहे होंगे, ये आपका सेंटेंस है। हम अंग्रेजी कक्षा में टेंस पढ़ रहे होंगे। चलिए बनाते हैं। ये कौन है, इसमें हम सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। पढ़ना इसमें क्या है, वर्ब है। टेंस यानी वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आंसर मिल रहा है टेंस, इसका मतलब टेंस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, अदर वर्ड। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलना है। ऑल फर्स्ट वी हैव राइट अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वी। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट वी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल और बी, शैल बी। फिर वर्ब पढ़ रहे तो रीड और ING रीडिंग। व्हाट पढ़ रहे, टेंस। फिर इन इंग्लिश क्लास, that will be okay. We shall be reading tense in English class. अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज था, वैसा इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखते हैं क्या है वो चेंज। ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। ऑल फर्स्ट पैटर्न स्ट्रक्चर, पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द हो तो। अब इसमें चेंज क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, शैल भी है और विल भी है, तो नॉट कैसे लगेगा, शैल नॉट बी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसी प्रकार विल नॉट बी, शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी रहेगा नेगेटिव में। कहने का मतलब यह है कि जो नॉट है वो शैल या विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा। अब बात करते हैं रूल, सॉरी एग्जाम्पल की। कुछ विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट कौन है, कुछ विद्यार्थी सब्जेक्ट है इसमें, और खेलना इसमें वर्ब है, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, और मैदान में अन्य शब्द है। आप पैटर्न फॉलो करके बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स। फिर करता आई और वी नहीं है तो शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, विल
not be playing cricket in ground. Some students will not be playing cricket in ground. अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. Translation of interrogative sentence. Translation of interrogative sentence. Pattern, rule, structure. सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सेकेंड पैटर्न क्या रहेगा? WH शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसमें भी चेंज रहने वाला है. देखिए किस प्रकार चेंज रहेगा. जैसे ही आपके सामने पैटर्न ये रहेगा, फर्स्ट पैटर्न हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कैसे रहेगा? विल या शैल प्लस बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर क्या लगेगा? बी. इज दिस ओके? इसमें भी वही सेम रहने वाला है. पहले आएगा WH वर्ड, फिर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी. ये स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है. ये माइंड में हमेशा सेटअप करके रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब का मेन पार्ट होता है, जैसे शैल बी और विल बी है तो मेन पार्ट इसमें शैल और विल है, ये इसकी कोऑपरेट करने वाली वर्ब है. तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट रहेगा. जैसे एज बीन और हैव बीन में था, हैड बीन में था, वैसे ही शैल बी और विल बी में आपके सामने रहने वाला है. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. में देखते हैं दो सेंटेंस. क्या हम कक्षा में अंग्रेजी बोल रहे होंगे? एक सेंटेंस ये है एंड सेकेंड वन इज दिस. हम कक्षा में अंग्रेजी क्यों बोल रहे होंगे? ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं. दोनों में खास तौर से डिफरेंस क्या है? WH वर्ड स्टार्ट में, WH वर्ड बीच में. ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है बोलना, ये ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड. सेम लाइक दिस इन दिस सेंटेंस. ये इसकी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये अन्य शब्द और ये आपका सब्जेक्ट और ये WH वर्ड. पैटर्न फॉलो करते हैं. इसमें WH वर्ड स्टार्ट में आ रखा है तो पैटर्न नंबर फर्स्ट लगेगा. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट कौन है? वी. तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? सहायक क्रिया शैल. फिर सब्जेक्ट शैल वी. फिर क्या आएगा? बी. सब्जेक्ट से पहले आ गई सहायक क्रिया सब्जेक्ट. अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. वर्ब क्या है? बोलना यानी स्पीक. स्पीकिंग व्हाट? इंग्लिश इन क्लास. क्वेश्चन मार्क. सेकेंड वन इज दिस ऑल फर्स्ट वाई सेल वी बी. ये सिस्टम याद रखना, पैटर्न याद रखना. बी स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास. क्वेश्चन मार्क. तो ये जो खास तौर से इन सेंटेंस समझने की कौन सी चीज़ है?
कि मेन पार्ट साइकिलिया का पहले, बीच में सब्जेक्ट, फिर आएगा सेकंड पार्ट यानी बी। ये चीज़ खास तौर से याद रखने की है, बाकी स्ट्रक्चर सारी टेंसों में सेम ही होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।